हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसी चैप्टर का 5वां पार्ट यानी कि 5th पार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीयू से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन, सीपीयू का परिचय, उसके अलावा सीपीयू कैसे कार्य करता है, सीपीयू के फंक्शन, और उसके बाद सीपीयू के पार्ट्स के बारे में, उसके भागों के बारे में, और उसके बाद जानेंगे सीपीयू की वर्किंग के बारे में, सीपीयू काम कैसे करता है। और उसके बाद में बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम के बारे में, जो सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है सीपीयू का इंट्रोडक्शन। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के परिचय के बारे में जानते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, सीपीयू आपने देखा ही होगा, सीपीयू कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर लैब में तो गए होंगे, तो वहाँ पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमारे जो मॉनिटर होता है उसके साथ में एक ऐसी डिवाइस रखी होती है, और इसी डिवाइस को हम सीपीयू कहते हैं। बट ये सीपीयू क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले सीपीयू क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी इकाई होती है जो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज करी जाती है। तो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है, वो हमारा सीपीयू करता है। और अगर बात करें सीपीयू का पूरा नाम, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो भाई सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, या कहे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और इसे हम सीपीयू चिप भी बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा डिब्बा होता है ना, ये आयताकार डिब्बा, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, तो इस बॉक्स को कवर करने के लिए, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगाया जाता है, उसे हम सीपीयू कैबिनेट भी बोलते हैं। और सीपीयू के अंदर जो भी हार्डवेयर लगे होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, तो वो कंपोनेंट कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट सीपीयू के कैबिन में लगे होते हैं। कैबिन को हम कैबिनेट भी बोलते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस ये सारी बातें हुई सीपीयू के इंट्रोडक्शन को लेकर। अब गाइस बात करते हैं सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, सीपीयू का कार्य क्या होता है। तो सीपीयू का कार्य सिंपल सा होता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। हम जो भी काम करवाते हैं सीपीयू से, या अपने कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं, तो उन कामों को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये भी हमारा क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में, सीपीयू के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले गाइस सीपीयू के दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है मदरबोर्ड, आपको पता होना चाहिए, एक होता है मदरबोर्ड, और दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है एसएमपीएस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मदरबोर्ड क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड और दूसरा एसएमपीएस, इन दोनों के ऊपर मैं अलग से वीडियोस कर चुका हूँ, चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं। तो अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल्स में देखना चाहें, डिटेल्स में जानना चाहें, तो आपको चैनल पर इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर आप मदरबोर्ड के बारे में जान सकते हैं। बहुत डिटेल्स में बताया मैंने आपको, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर किया है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है, दोनों पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है, या कहे तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर के सीपीयू के सारे हार्डवेयर को, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को माउंट किया जाता है, उसी पर लगा दिया जाता है, उस पर चिपका दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को भी मदरबोर्ड पर लगाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, एग्जॉस्ट फैन होता है, जो कूलिंग फैन जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा जो हमारा ग्राफिक कार्ड होता है, और इसके अलावा जितने भी रजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर होते हैं, बसेस होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, साटा पाटा होती है। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सीपीयू के, वो सारे के सारे कंपोनेंट को मदरबोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है, माउंट कर दिया जाता है।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मदरबोर्ड पर इन सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए उनके कनेक्टर्स होते हैं, उनके स्लॉट्स होते हैं। जैसे रैम को अगर आप मदरबोर्ड पर लगाते हैं तो मदरबोर्ड पर लगाने के लिए रैम स्लॉट्स होते हैं, और अगर आप हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो मदरबोर्ड पर कनेक्टर लगाया जाता है, केबल लगाया जाता है, जिसे हम साटा बाटा केबल बोलते हैं। तो साटा बाटा केबल की सहायता से आप मदरबोर्ड पर अपनी हार्ड डिस्क को ऐड करते हैं। इसके अलावा आप जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट करते हो, फिर भले आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो, यानी कि जो हमारा डीवीडी प्लेयर होता है, इसके अलावा हमारी फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, तो जितने भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो तो वो सारी की सारी डिवाइसेस कहीं ना कहीं से लिंक होती हैं हमारे मदरबोर्ड से। अब मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर सारे के सारे कंपोनेंट को माउंट किया जाता है, लगाया जाता है। अब ये कंपोनेंट माउंट तो हो जाते हैं, लग तो जाते हैं। अब इसके बाद में ये सारे के सारे कंपोनेंट हमारे कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या आप जानते हैं? तो इन सभी कंपोनेंट को आपस में लिंक करने का काम कौन करता है? इसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसे हम CPU चिप बोलते हैं। तो CPU चिप सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को कनेक्ट करती है, आपस में इंटरेक्ट कर देती है, ताकि आपस में वो कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाएं और आपस में अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाएं। इसके बाद में गाइस यहाँ पर एक दूसरा पार्ट है SMPS। वेल, ये SMPS क्या होता है? तो गाइस SMPS क्या होता है? SMPS कंप्यूटर का पावर हाउस होता है, कंप्यूटर का बिजली घर होता है। अब ये बिजली घर से क्या मतलब है? तो गाइस जैसे अगर हम अपने बॉडी से रिलेट करते हैं कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारा जो दिमाग होता है ना, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो CPU होता है, और जो हमारा दिमाग होता है ये, तो हमारा दिमाग ही माइंड होता है। तो उसी तरीके से जैसे हमारा बिजली घर क्या होता है, हमारे शरीर का बिजली घर क्या होता है? हमारा पेट होता है। हम खाना खाते हैं, कहाँ स्टोर होता है? पेट में। तो पेट को क्या बोलते हैं? यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, खाना खाते हैं वो एनर्जी देता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में एनर्जी देने के लिए भी बिजली घर होता है। अब वो बिजली घर कौन सा होता है? उसे हम बोलते हैं SMPS। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। वेल, ये क्या होता है, इसके पार्ट्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अब ये SMPS क्या होता है? तो SMPS कंप्यूटर की एक ऐसी इकाई होती है, CPU की एक ऐसी यूनिट होती है जो पूरे के पूरे CPU कैबिनेट को पावर सप्लाई देने का काम करता है, पावर को सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, तो इन सभी कंपोनेंट को काम करने के लिए कुछ पावर सप्लाई भी तो चाहिए, कुछ एनर्जी भी तो चाहिए, तभी तो काम करेंगे। जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, जैसे हमारा CPU फैन लगा होता है, कूलिंग फैन लगा होता है, जिसे हम एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। तो उस एग्जॉस्ट फैन को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको पावर भी तो चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। तो वो प्रॉपर काम करे इसके लिए उसको कुछ करंट की आवश्यकता होती है। तो उस करंट को कहाँ से पूरा किया जाता है, कहाँ से उसको दिया जाता है? तो SMPS से करंट को मदरबोर्ड को भेजा जाता है। अब SMPS क्या करता है? SMPS के अंदर क्या होता है, जो हमारा 220 वोल्ट AC करंट आता है उसको ये DC करंट में कन्वर्ट करके उसको मदरबोर्ड को दे देता है। मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% कंपोनेंट DC सप्लाई पर काम करते हैं, DC करंट पर काम करते हैं। तो SMPS क्या करता है, इसको जो इनपुट में 220 वोल्ट AC करंट दिया जाता है उसको ये एक तो DC में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद में जितनी पावर सप्लाई इन कंपोनेंट को चाहिए, मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट को चाहिए, तो उतनी पावर सप्लाई SMPS से मदरबोर्ड को दे दी जाती है जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो यहाँ तक हमारा पार्ट भी क्लियर हुआ। अब गाइस इसके बाद में हम बात करते हैं वर्किंग के बारे में। ये जो हमारा CPU होता है ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? तो गाइस हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो IPO प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ये IPO प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, और उसके बाद में क्या होता है? आउटपुट होता है। तो ये IPO प्रिंसिपल होता है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसी IPO प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ये IPO प्रिंसिपल होता क्या है? तो IPO में क्या होता है, सबसे पहले डेटा को इनपुट किया जाता है। अब इनपुट कैसे किया जाता है? जो हमारा कीबोर्ड होता है और जो माउस होता है, तो कीबोर्ड या माउस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कर दिया जाता है। अब इसके बाद में कीबोर्ड और माउस की सहायता से जो भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, उस इनपुट किए गए डेटा को भेज दिया जाता है कहाँ? CPU के अंदर। CPU क्या करता है? CPU प्रोसेसिंग करता है। तो CPU के अंदर डेटा को भेज दिया जाता है। अब CPU प्रोसेसिंग करता है। अब भेजे गए डेटा में CPU जब प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को कहाँ भेज देता है? उस रिजल्ट को यहाँ भेज देता है, इसमें आउटपुट में। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस में भेज देता है। अब आउटपुट डिवाइस जैसे हमारा मॉनिटर है, स्पीकर है, इसके अलावा प्रिंटर है, तो ये सारे के सारे जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर डेटा को भेज देता है। तो कंप्यूटर हमारा इसी तरीके से वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो IPO प्रिंसिपल कैसे काम कर पाता है? IPO प्रिंसिपल CPU की सहायता से काम कर पाता है। IPO प्रिंसिपल बेस्ड होता है CPU पर। CPU में ही डेटा को इनपुट किया जाता है, इसी में प्रोसेसिंग होती है, इसी में आउटपुट डिवाइसेस ऐड होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारा कीबोर्ड माउस होता है,
जैसे हमारा कीबोर्ड और माउस होता है, तो जो कीबोर्ड माउस लगा होता है ना, कीबोर्ड माउस कनेक्ट कहाँ होता है? कनेक्ट तो सीपीयू में ही होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग करने के लिए जो हमारा सीपीयू चिप लगा होता है वो कनेक्ट कहाँ होता है? वो तो होता तो सीपीयू के अंदर ही है। अगर बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस भी तो सीपीयू में कनेक्ट होती हैं। तो ये आईपीयू के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, ये सारी की सारी सीपीयू के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है ये आईपीयू सिस्टम पर काम करता है। ऑलराइट गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप देख पा रहे हैं छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में सर्ट की क्या हालत हुई है। तो गाइस यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, तीसरा पार्ट्स हो गए और चौथा वर्किंग। तो ये चारों चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है ब्लॉक डायग्राम। तो सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम कहते किसे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम ब्लॉक्स की सहायता से छोटे छोटे ब्लॉक बना करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। क्या? ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको आसानी से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है MU। अब यहाँ पर होते हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस इस तरीके से कर देते हैं और इधर हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो सीपीयू होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब ये काम कैसे करता है तो मैं आपको थोड़ा आसानी से बना के बता देता हूँ। तो इनपुट डिवाइसेस से डेटा को इनपुट कर दिया जाता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइसेस को डेटा भेजा जाता है। अब डेटा को आउटपुट डिवाइसेस में भेजने के बाद उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है किसका? सीपीयू का। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारा जो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारा कीबोर्ड है और माउस है। तो कीबोर्ड और माउस की सहायता से डेटा को इनपुट किया जाता है। तो यूजर क्या करता है, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर देता है। अब डेटा इनपुट होने के बाद कहाँ जाता है? सीपीयू के अंदर चला जाता है। ये हमारा सीपीयू है। अब सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम CU लिखे हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डेटा में जो कुछ भी कंट्रोल करना होता है, या कहे तो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। तो जैसे आप गाने सुनना चाहते हो, तो गाने सुनने के लिए आपको स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। अब स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्पीकर को कब चालू करना है, कब बंद करना है, कब उसकी वॉल्यूम बढ़ाना है, कब घटाना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए CU का इस्तेमाल किया जाता है। CU क्या करता है? उसको हार्डवेयर को, उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में सीपीयू का दूसरा पार्ट आता है ALU। तो ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या इसको और नाम से जानते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ALU क्या करता है? जो भी कैलकुलेशंस करवाते हो, तो कैलकुलेशंस करने का काम ये हमारा ALU पार्ट करता है। जैसे हमारी कोई लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग करा रहे हो, या फिर कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो उसको सॉल्व करना है। तो ये सारे काम करने के लिए ALU होता है। ये आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करता है, कैलकुलेट करता है। और गाइस इसके बाद में सीपीयू का तीसरा पार्ट होता है MU। इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। अब ये मेमोरी यूनिट क्या करता है? जो हमारे डेटा में मेमोरी को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, कहाँ पे मेमोरी को बचा के रखना है, तो मेमोरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो हमारा MU संभालता है, MU कंट्रोल करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर में जो भी डेटा को इनपुट किया जाता है वो डेटा भेजा जाता है सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं। तो सीपीयू के अंदर तीसरा जो पार्ट होता है ये वाला ALU। तो आपको पता होना चाहिए ALU कहाँ पर होता है? ALU माइक्रो प्रोसेसर में होता है। तो गाइस जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इनपुट किया गया डेटा को सीपीयू में भेज दिया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में भेज दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर उसमें प्रोसेसिंग करता है। ऑलराइट गाइस, अब प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है, जो डेटा प्रोसेस करने के बाद बचता है, जो आउटपुट आता है, तो उस आउटपुट को यहाँ आउटपुट डिवाइसेस में भेज दिया जाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा मॉनिटर है, इसके अलावा हमारा स्पीकर है, प्रिंटर है, तो जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिसको ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है, उस आउटपुट डिवाइसेस में उस डेटा को भेज दिया जाता है। ऑलराइट गाइस, अब जैसे आपको कोई वीडियो देखना है, तो आपने इनपुट किया कीबोर्ड से कि हमको वीडियो देखना है, आपने किसी वीडियो को सिलेक्ट करके उसको प्ले कर दिया। तो प्ले करने का काम हमारा ये करता है सीपीयू। अब प्ले करने के बाद आपको आउटपुट में कहाँ पर मिलता है? तो आउटपुट आपको मिलता है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। आप कोई भी मूवी देखते हो तो मूवी आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हो, तो आउटपुट कहाँ मिलता है आपको? मॉनिटर पर। ऑलराइट गाइस, अगर आप गाने सुनते हो तो गाने कहाँ सुनते हो? स्पीकर पर। तो इसके अलावा आप कोई प्रिंटिंग वगैरह करवाते हो तो प्रिंटिंग करते हो प्रिंटर पर अपने। तो जिस भी डिवाइस की आवश्यकता होती है उस वाले डिवाइस
डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में उस डेटा को भेज दिया जाता है। अब इसके बाद में यूजर यहाँ से उस डेटा को ले लेता है और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा जाता है। अब इसके बाद में एक और डिवाइस होती है यहाँ पर, जो कि है हमारी स्टोरेज डिवाइस। तो अगर आपके पास कोई यहाँ पर जो भी डेटा है आउटपुट में आपको जो मिला है, अगर आप उसको तुरंत नहीं देखना चाहते, तुरंत यूज नहीं करना चाहते, उसको इन फ्यूचर आप यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उस डेटा को डिलीट तो कर नहीं देते हैं। तो वो डेटा कहाँ चला जाता है? वो डेटा आपका आ जाता है इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इसके अलावा मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है। तो जो भी डेटा को स्टोर करते हैं डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एग्जांपल के लिए आउटपुट में आपको कोई मूवी मिलती है, तो उस मूवी को आप तुरंत नहीं देखना चाहते हैं, तो ऐसे में वो मूवी कहाँ चली जाती है? वो स्टोरेज डिवाइस में जाकर के स्टोर हो जाती है। अब इसको हम बाद में किसी के साथ शेयर कर सकते हो, बाद में बैठ करके देख सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा CPU काम करता है। तो आई होप आपको ब्लॉक डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अब तक हमने इन 5 पॉइंट के बारे में बात कर ली है, जो कि रिलेटेड थे हमारे CPU से। तो आई होप आपको CPU का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपके मन में कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, चैनल पर एक बार जरूर से विजिट करना, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा और मज़ेदार कंटेंट अपलोड कर दिया है मैंने, तो उसको जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।